हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास लेखक। इसमें हम पढ़ेंगे कि किन किन लेखकों ने अपना योगदान दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में। इसमें शुरुआत में हम देखते हैं कि मध्यकाल में कुछ रचनाएं ऐसी हुई थी, जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल। इन रचनाओं में कवियों के विषय में कुछ हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, परंतु इन्हें इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा गारसा दत्तासी से मानी जाती है। ये माना जाता है कि गारसा दत्तासी पहले ऐसे साहित्य लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। यद्यपि कि ये एक फ्रेंच विद्वान थे, लेकिन इन्होंने फ्रेंच में ही भारत में आए थे और भारत के सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषाएं थीं उस समय तत्कालीन उर्दू और हिंदी, उनको आधार मान करके इन्होंने साहित्य के विषय में इतिहास लेखन की कोशिश की थी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो फ्रेंच भाषा में था, जिसका नाम है इस्तवार द ला लेक्त्योर इंदोई हिंदुस्तानी। उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी उसे भी हिंदुस्तानी कहा जाता था। इस तरह जिन्होंने इस्तवार द ला लेक्त्योर इंदो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 2 वर्षों में प्रकाशित हुआ, या ये कह सकते हैं कि वह 2 बार या 2 जो है प्रथम और द्वितीय भाग करके प्रकाशित हुआ था। पहला भाग इनका 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में इनमें इसका प्रकाशन किया गया था। ये इनका यही है, शुरुआत में जो इनका एक ग्रंथ लिखा गया था, इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे 1839 और 1847 ईस्वी में। इसमें प्रमुख ये है कि इनमें इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी, तो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी। मैंने बताया था वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब हुआ कि कवियों का जो नाम का वर्ण होता है उसके आधार पर, जैसे कबीर, केशव, इन दोनों को एक साथ रखा गया। इसके पहले भाग में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भाग में सिर्फ कवियों का परिचय दिया गया था, और दूसरे भाग में जो 1847 से प्रकाशित हुई थी उसमें उनकी रचनाओं का उदाहरण फ्रेंच भाषा में प्रकाशित करवाया गया था, और उसी फिर अनुवादित करवाया गया और उसी का वर्णन इसमें किया गया।
इस ग्रंथ में कारसा दत्तासी ने हिंदी और उर्दू, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों कवियों को एक साथ रखा था। इसमें मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा 783 कवियों और लेखकों का वर्णन किया गया है, जिसमें से केवल 72 ही हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के थे। इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों में इसकी विस्तृत भूमिका दी गई है और उन्हें बताया गया है, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण, पहला संस्करण जो है वो 2 भाग में प्रकाशित हुआ 1839 और 1847 में। दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित किया गया और ये 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। और ये 3 खंडों में तो समझते हैं कि पहले वाले संस्करण से ज़्यादा विस्तृत था। अब ये शुरुआत में लेखन परंपरा शुरू की गई थी, इसलिए इसमें त्रुटियां होना तो लाजमी था। इसमें अनेक त्रुटियां थी, जैसे काल का विभाजन की कोई कोशिश नहीं की गई थी। इसमें काल विभाजन मुख्य होता है, इसकी कोई कोशिश नहीं की गई थी। कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण नहीं किया गया था और तत्कालीन यानी कि जिसे हम बोलते हैं युगीन परिस्थितियों का विवेचन नहीं किया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव तो प्राप्त है, क्योंकि इसमें पहली बार हिंदी के काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। अब हमारे दूसरे जो लेखक आते हैं वह हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने, आप जैसा कि आप सब लोग जानती होंगे, मुझे तो ये पता ही है कि आप लोग इस कम से कम इनकी तो किताबें तो रटी ही होंगी। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था और ये 1883 ईस्वी में इसका संस्करण प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं एवं जन्म काल यानी कि जीवन चरित्र दिया गया है, परंतु उसमें अधिकांशतः जो तथ्य हैं वो अविश्वसनीय माने गए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं इनके ग्रंथ की, यह ग्रंथ सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल इसमें दिया गया है, परंतु इसके लिए उन्होंने किसका लिया है, किंवदंतियों का और अनुमानों का सहारा लिया है। ठीक है, जिससे सब क्या हो गए हैं, विवादास्पद हो गए। शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों, कितने 1000 से अधिक कवियों और कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्र करने का सराहनीय कार्य किया। इसी को आगे आधार मान करके कई लेखकों ने अपनी रचनाएं की हैं। यह ग्रंथ आगे चलने वाले इतिहासकारों के लिए एक क्या चीज़ हुआ, मुख्य आधार का काम किया और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद हमारे अगले जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज ग्रेसन। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जॉर्ज ग्रेसन क्या थे। ये अंग्रेजी के विद्वान थे। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये एक साहित्यिक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान दीजिएगा तब बंगाल अंग्रेजों का गढ़ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा क्या चीज़ किया गया था, प्रकाशित करवाया गया था। ग्रियर्सन ने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणित बनाने का प्रयास किया था। इन्होंने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया था।
ग्रियर्सन महोदय द्वारा लिखे गए ग्रंथ की कुछ विशेषताएं हैं। ग्रियर्सन महोदय ने पहली बार कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार रूप से वर्गीकरण करने की कोशिश की थी और इन्होंने जो प्रवृत्तियां थीं उन पर भी कुछ प्रयास अपना प्रकाश डाला था। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा है। कुछ विद्वान इसीलिए इनको क्या चीज़ मानते हैं कि इन्होंने साहित्य का, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, वो 11 भागों में बांटा है। अलग अलग इन्होंने 11 भागों के नाम अलग अलग दिए हैं। इन्होंने लगभग 952 यानी कि 950 से अधिक कवियों की जीवनी और काव्य का परिचय दिया था। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए इसे स्वर्ण युग माना था। याद है इन्होंने क्या चीज़ कहा है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल माना जाता है। इस ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सरोज जो है प्रमुख इस ग्रंथ का आधार था। इस कारण इसमें जो विवरण दिए गए हैं उसमें तिथियां अपूर्ण और अनुमानित रूप से स्वीकार की गई हैं, इसलिए भ्रामक हो गई हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए ये इतिहास बोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे मिश्र बंधु। ये लेखक हैं इन्होंने मिश्र बंधु ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये आपको पता है, मिश्र बंधु विनोद। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इसे मिश्र बंधु, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुल कितने थे मिश्र बंधु? 3 मिश्र बंधु थे, ठीक है, यानी 3 भाई थे, इसलिए इन्हें मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। आप इनको शार्ट में इनका नाम याद रख सकते हैं। जैसे देखिए कृष्ण, सुखदेव और क्या चीज़ है, गणेश। तो कृष्ण या जैसा भी आप चाहें तो इनका नाम कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र था। तो आप इनका नाम क्या कर सकते हैं, कृष्ण, सुख, गणेश, और आगे सबके आगे फिर क्या लिख देंगे, बिहारी। अब इसके आगे इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसे 4 भागों में प्रकाशित करवाया गया था और इसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1914 में प्रकाशित करवाया गया। मिश्र बंधु विनोद एक बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें 5000 कवियों, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें कवि आ गए। 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भी मिश्र बंधु की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखे हैं। अभी तक जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया है कि ग्रियर्सन महोदय ने किसको आधार माना था, याद है?
उसी प्रकार से मिश्र बंधु के मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को आधार मान करके आगे के जो लेखक हैं उन्होंने अपने रचनाओं को बढ़ाया। इस ग्रंथ में रचना को 8 खंडों में विभाजित किया है। 8 खंडों में कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इन्होंने 8 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। कुल 8 खंड हैं और जबकि प्रमुख 5 खंड हैं। इसमें इन्होंने अलग अलग कालखंड के कवियों का परिचय देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ में काव्य समीक्षा के परस्पर सिद्धांत अपनाए गए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। ओके स्टूडेंट, अब इनको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।